का समय देवी स्थान अभी निस्तब्ध था। मंदिर के कपाट बंद थे। बेली, जूही, उड़हल के फूलों की सुगंध वातावरण को अत्यंत सुवासित बना रही थी। बगल में कुआं से बोरिंग कर चापानल की व्यवस्था की गई थी ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा पाठ में व्यवधान का सामना न करना पड़े। नीम के मजबूत डालों पर पड़े हुए झूले कनेल अपने पीले फूलों के उन्मत्त भार से दबा जा रहा था। पौधे के नीचे पीले फूलों की चादर बिछी हुई थी। मनमोहक मीठी सुगंध, गुनगुन करते भंवरे, फूलों पर उड़ती मधुमक्खियां मधु की खोज करती, रंग बिरंगी तितलियां, उन सबको सबसे ऊपर सरस बनाता मंद पवन सरसराता हुआ, सब कुछ मनमोहक। प्रकृति का बसंतोत्सव मानो यही सिमट कर आ गया चुका हो। क्या नहीं था वहाँ। कामदेव प्रकृति के रूप में अपनी सर्वोच्च उदारता के साथ वहाँ मौजूद थे। परंतु उसी समय एक करुण भययुक्त आवाज उभरी, न महाराज जी, न मारा। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें। एक स्त्री जिसके बाल खुल से रहे थे, बाहों पर 3 इंच ताजे जले हुए निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, बाहों का ब्लाउज नीचे उतर रहा था। स्त्री काफी भयभीत थी, आंखों में भय, गालों पर आंसू की लकीरें स्पष्ट थीं। स्त्री भाग रही थी, पीछे पीछे जलती लकड़ी का टुकड़ा लेकर। एक पुरुष प्रकट हुआ, मुंह में धारदार गालियों की बौछार थी। ठहर, आज तुझे जिंदा ही जला देता हूँ। और खींचकर लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारता है। जलती लकड़ी स्त्री के पीठ पर लगती है और ब्लाउज को जलाते हुए जमीन पर गिर जाती है। स्त्री छटपटाते हुए सामने के नल से पानी चलाकर बाल्टी से भरकर बदन पर डालकर आग को बुझाती है। अब मैं आपसे इन दोनों का परिचय देती हूँ। पंडित सूर्य नारायण दुबे, मंदिर के पुजारी, और स्त्री उनकी धर्मपत्नी। देवीथान मंदिर के पट अभी बंद पड़े हैं। अभी पूजा दूर की बातें हैं, पर घर की देवी की पूजा पंडित जी ने सुबह से ही मंत्र पाठों के द्वारा कर दी। चाय जरा देर हो गई थी। गर्म पानी ही पंडित जी को नहीं मिला था। बिस्तर से पंडित जी सीधे उठे, जलती हुई लकड़ी निकाली, और जब तक पंडिताइन समझे उनके बाह पर जलती हुई लकड़ी धंस चुकी थी। आह! एक तेज चीख पंडिताइन के गले से निकली। 2 थप्पड़ उनके गालों पर पड़ चुके थे। बाल पकड़कर पंडित जी घसीट रहे थे और गालियां तो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे मंत्र पढ़ रहे हों। बालों को छुड़ाकर पंडिताइन जैसे तैसे बाहर भागी। जलन के ताप से ज्यादा अंदर के अपमान की ताप ज्यादा था। बच्चे अभी सो ही रहे थे, परंतु एक बच्ची जगी हुई थी, हाथ में झाड़ू लिए दीवार से चिपकी हुई यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थी, पर व्यवस्था भी थी अपनी माँ को न बचा पाने की। पंडिताइन ने जल्दी जल्दी बाल्टी भरकर अपने ऊपर डाले और मंदिर के पिछले बने एक छोटे से कोठरी, जो आधा ईंट और आधा टीन की सहायता से बना हुआ था, भागी। दर्द की परवाह न करते हुए वह जल्दी से कपड़े बदल लेना चाहती थी ताकि बच्चे उठें तो उनके जख्मों को न देखें और बाप का इज्जत बच्चों की नज़रों में बना रहे। बच्ची अंदर आई, हाथ में मलहम था। बोली, माँ लाओ, लगा देती हूँ। पंडिताइन का मुंह एकदम सा झुलस गया। सुमनिया, तू कब जागी? जा जा, सो जा। सुमन चुप थी, आंखें आंसू से भरी हुई थी। लाओ माँ, लगा देती हूँ, कहकर जबरदस्ती माँ के पीठ और बाह पर मलहम लगाने लगे। देख भैया सबके ना बोली है। पंडिताइन बोले, ना माँ, ना बोलवे। ये थी पंडिताइन, जिन्हें अपनी मार्स की तकलीफ से ज्यादा इसकी चिंता थी कहीं बच्चों को न पता चल जाए। बेचारी जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर भागी मंदिर की सफाई करने। घंटी बजाई, फिर मंदिर का पट खोला। 9 बहनी, भैरव बाबा, सबकी साफ सफाई कर जल्दी जल्दी बाल्टी से पानी भरकर मंदिर को धोया, पूजा की तैयारी की। तब तक पंडित जी नहा धोकर आ चुके थे। इधर उधर देखकर पंडिताइन को एक लात जमाया, बज्जात भाग यहाँ से। मंदिर से में श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे। घंटे और शंख करताल बज रहे थे। माँ की आरती शुरू। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। पंडिताइन साड़ी के आंचल से अपनी आंखें पोंछती धुआंते चूल्हे को सुलगाने की कोशिश में लगी हुई थी। सुमन झाड़ू के बाद स्कूल के बैग को ठीक कर माँ के पास गई।
माँ कुछ काम है तो बता। ना बिटिया तू पढ़, काम के लिए तो मैं हूं ना, मेरे जैसा जीवन तू ना जीना। सुमन ने अपना माथा हिलाया और अपना बैग खोल कर बैठ गई। तब तक दोनों भाई भी उठ चुके थे, दातुन वगैरह करके किताबें खोल के बैठ गए थे। कुछ माता रानी के आशीर्वाद और कुछ माँ के संस्कार। तीनों बच्चे पढ़ाई में काफ़ी जहीन थे। पंडित जी को घर से कोई मतलब न था। पूजा पाठ दान दक्षिणा से कुछ आता तो प्रायः उनके नशे गांजा भांग सिगरेट में खर्च हो जाता। तीनों बच्चे नानी घर के आश्रय पर थे। इनकी पढ़ाई लिखाई कपड़े लत्ते सब कुछ वहीं से होता। सुनने में यहाँ तक भी आया कि पंडित जी का दूसरी स्त्री से चक्कर भी चल रहा है। इसी कारण से पंडित जी अपनी पत्नी से को इतनी मारपीट करते रहते हैं। सुमन समझदार थी, सारी बातें समझती थी। माँ की सहनशीलता उसमें थी। बेटे सारे बातें जानते थे पर अनजान बनते थे। थोड़ी बाप की मक्कारी उनके खून में थी। मंदिर की साफ सफाई आरती पूजा की तैयारी के साथ घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी पंडिताइन की थी। उनके बिना पंडित जी कुछ भी नहीं थे। पंडित जी हमेशा कहते कि औरत की बुद्धि हमेशा घुटनों में रहती है, बिना लात खाए समझेगी नहीं। पंडिताइन का हाथ बंधा हुआ था। लोक समाज का डर फनकार कर बैठा हुआ था। जैसे चलता है चलता रहे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु यह सब वे नहीं समझ रही थी कि उनकी यह सहनशीलता सुमन को भीरू और डरपोक बना रहा है। समय रुकता नहीं। बच्चे बहुत अच्छा तो नहीं कर पाए परंतु किसी के मोहताज भी नहीं रहे। नाना नानी के चलते और थोड़े अपने पैसों से दोनों शिक्षक बन गए। पर जब सुमन की बारी आई तो मामा मामी बोले कि अब दोनों भाई कमाते हैं, वे करें। नतीजा सुमन पैसे की मार झेल गई। वह पढ़ती क्या। दोनों भाइयों ने पढ़ाई छुड़वाकर घर में बैठा दिया और शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। और ज़्यादा देखा भी नहीं, अपने एक मित्र के जान पहचान के लड़के से शादी कर दी। बाप को मतलब तो था नहीं। माँ ने जानना चाहा तो जवाब मिला लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और उसके बाप की पुरोहिताई काफ़ी अच्छी चलती है, बहन भूखे नहीं रहेगी। सुमन भी कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ा बहुत ले दे के सुमन की शादी हो गई। माँ ने थोड़े बहुत साड़ियाँ जो उनके बक्से में थी सुमन के बक्से में डाला और विदा कर दिया। सुमन के जाते ही बेटों ने अपना चूल्हा चक्की अलग किया और पंडिताइन रह गई जिसके पास मार खाने और गालियां सुनने के लिए। सुमन विदा होकर ससुराल आई। पति जसराज पढ़े लिखे तो बहुत थे परंतु बुद्धि के थोड़े मोटे थे। अपने पर विश्वास तो बिल्कुल न था। दूसरा कोई बोल दिया तो पीछे दौड़ पड़ते। पत्नी के अधिकारों का कुछ ख्याल नहीं था। पढ़े लिखे होने के बावजूद एक किताब की साधारण सी कंपनी में काम करते जहां से साल 6 माह में 5 या 6 हजार कमा लेते थे, जो कि बड़ी कर्मठता से अपने पिता या भाई को सौंप देते थे। 10-20 के लिए भी सुमन को सोचना पड़ता। स्थिति बड़ी दयनीय थी। एक दिन सुमन ने हिम्मत करके पूछा, क्या हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा? जसराज ने उत्तर में चुप्पी साध ली। सुमन पूरी तरह से सास ससुर पर निर्भर थी। बात बात में ताने मिलते। सुबह 5 बजे से लेकर रात के सोने तक किचन में सुबह ससुर चेक करते। अगर थोड़े खाने भी बचे मिलते तो फिर सुमन की शामत थी। कभी कोई न खाता तो रात के बासी खाने भी उसे खाने पड़ते। ससुर की पुरोहिताई काफ़ी अच्छी थी तो दान दक्षिणा भी काफ़ी अच्छी मिल जाती थी। फिर सुमन माँ बनी। पहले महीने से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के दिन तक सुमन सारे घर में चकरभिन्नी की तरह काटती रहती। पैर फूल गए। दर्द से रातों की नींद गायब रहती थी। सुमन को गर्भकाल में भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, अतः वह किसी की बातों पर ध्यान न देकर वह खाना खा लेती थी। देवर जाकर सास के कान भरता, भाभी सारे घर का खाना खाती हैं। मोहल्ले में भी खूब प्रचार हुआ। नंद के घर भी ये सब बातें जा पहुंची। ससुर बोलते, सास ससुर गाय है, दूह लो जितना दूहना है। सास बोलती, न जो न देखी लाई सो देखी मिठाई। सुमन को समझ में न आता इन सब का क्या अर्थ है। जसराज सबके साथ हो करके हंसता। एक दिन सुमन ने शिकायत की तो जसराज बोला, कहीं देह में तो सट रहा है क्या? सुमन चुप हो रही। देवर बात बात में ताने देता। ये ताने अब धीरे धीरे गालियों में बदल रहे थे। भिखारी घर से आई है,
कितनी उपाधियां, कितने ताने। 11 माह होते होते सुमन नन्ही बेटी की माँ बनी। गोरी दपदप, माथे पर काले घुंघराले बाल, वजन 5-5.5 kg, देखने में रबड़ की गुड़िया। पर सुमन बेटी को देखकर रो दी। उसे अपनी माँ का कष्ट याद आया। 11 माह की अपनी यंत्रणा याद आई। पर उसने उसी समय अपने आप से वादा किया कि बेटी को किसी भी हालत में उच्च शिक्षिता बनाएगी। बच्चों के जन्म के 2 माह बाद देवर की शादी एवं बच्ची का मुंडन संस्कार। बच्ची ऑपरेशन से हुई थी। टाँके अभी कच्चे थे, परंतु काम तो करना था। अस्पताल से 10 दिन बाद नाम कटाकर आई तो 10 दिन का आराम और मिला। 20 दिन बाद सास ने बाल धुलवा दिया। 21वें दिन किचन की जिम्मेवारी थमा दी। बोली, मेरे भी 3 ऑपरेशन हैं। 20 दिन के बाद मैंने भी घर का काम संभाला है, तुम कुछ अनोखी नहीं हो। पति ने बोला, माँ कुछ पौष्टिक मसाले बना दो। तब माँ बोली, ऑपरेशन हुआ है तो मसाले, दूध, अंडा वगैरह कुछ भी न मिलेगा। नतीजा 20 दिन में ही दूध उतरना बंद हो गया। सास बोली, कमठल है, दूध कहाँ से आएगा। 20 दिन की बच्ची को बोतल का दूध पिलाने से काफ़ी दिक्कत हुई। बच्ची को लाल खूनी मल आने लगा। सास बोली, तुम्हारे दूध में खराबी है, उसे मत चटाओ। माँ का दूध रहते बच्ची बिना माँ के दूध के पलने लगी। घर में नल लगे हुए थे, परंतु वे भी समय से आते। जब आते तब सुमन घर किचन में लगी रहती। जब खाली होती तब तक नल चला जाता। बच्ची के पोतरे धोने यूं ही रह जाते। फिर घर का भारी नल चलाओ और फिर धो। बाल्टी में पानी भर भर कर स्नान घर में ले जाओ। नतीजा ऑपरेशन के घाव सूज गए, परंतु किसी को परवाह नहीं थी। घर के अन्य लोगों को छोड़ दो, जसराज को भी कोई परवाह नहीं थी। दर्द तकलीफ में झूलती सुमन को लगता जैसे उसका वजूद ही पूरी तरह गलत है। देवरानी भी कम नहीं थी। 30 दिन में 15 से 20 दिन मायके में ही रहती। आती भी तो इस तरह से मानो शिकायतें लगाती। साल लगते लगते देवरानी भी एक बिटिया की माँ बन गई। यूं ही जीवन बिना किसी उद्देश्य और आकर्षण के बीत रहा था। देवर प्रायः अपनी पत्नी को मारपीट करता रहता था, जिसे देख देख कर जसराज भी हाथ उठाने लगा था। ससुर बोलते, जब से आई है घर का सर्वनाश करने पर तुली है, जबकि उसने अपने गहने बेचकर देवर को दुकान दिलवाई थी। जसराज का बात बात पर हाथ उठ रहा था। सुमन त्रस्त थी, क्या करे, कहाँ जाए। पिता को परवाह नहीं थी। माँ क्या करे। दोनों भाई मुड़कर भी पीछे देखने वाले नहीं थे। पति बेपरवाह था, पैसे के लिए तरस रही थी। देखते देखते शादी के 7 साल बीत गए। सुमन हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मायके गई तो माँ ने डॉक्टरों को दिखलाया, इलाज चला। माँ ने जबरदस्ती मायके में रोक लिया। बच्चेदानी में इन्फेक्शन, दिल्ली जाने के लिए बोला गया। शायद फिलीपींस ट्यूब में घाव था, जिसको उस समय दिल्ली में ही इलाज था। डॉक्टर बोली, घाव व सूजन वाले स्थान को काट कर निकाल दिया जाएगा और कृत्रिम ट्यूब जोड़ दिया जाएगा। जब सुमन ने खर्च का अंदाज पूछा तो कंपाउंडर बोला, और केवल ऑपरेशन में ही 2 लाख लगेंगे। सुमन चुप, पंडिताइन भी चुप हो गई। जसराज ने सुना, ससुरालियों ने सुना तो बोले, शुरू से ही रुगिया ही है। बगल में होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठते थे। सारे रिपोर्ट्स को ले जाकर सुमन और उसकी माँ ने दिखाया। डॉक्टर ने कुछ सवाल किए और चेक किया और बोला कि मैं दवाई का नाम लिख देता हूँ और खाने की विधि बता देता हूँ। जल्दी ही बिटिया ठीक हो जाएगी और भगवान चाहेंगे तो दूसरी संतान जल्द ही आएगी। डॉक्टर ने मात्र 200 रुपये फीस लिए। माँ ने अपने बचाए पैसों से दवाइयाँ खरीद कर दी, जिससे में 1000 लगे। सुमन का इलाज शुरू हो गया। 6 माह इलाज चला। सुमन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, चेहरा चमकने लगा, चिड़चिड़ाहट दूर होने लगी। फिर वह गर्भवती हुई और पुत्र का जन्म हुआ, परंतु ससुराल वालों का व्यवहार वैसा ही रहा। बच्चे के जन्म के समय सुमन को खून चढ़ाया गया, जिसका ब्लीडिंग बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक होता रहा। फिर वही टॉर्चर। इस बार तो उसे सूखी रोटी भी नहीं मिल पाती थी। जसराज घी लगे पराठे खाकर निकल जाता, परंतु ये नहीं देखता कि सुमन को खाना मिला भी है या नहीं। रसोई में जाना निषिद्ध था, तो घर में काम करने वाली को बुलाकर चुपके से रात की रोटी मंगवा कर खाती।
काम वाली भी समझती थी, चुपचाप रोटी में नमक और तेल लगाकर साड़ी के आंचल में छुपाकर लाती और उसे थमा देती। जितनी जलती अंतड़ियां शांत हो जाती। इस बार सुमन सावधान थी, जानती थी अगर उसने खाना नहीं खाया तो दूध फिर सूख जाएगा। उसने होम्योपैथिक दवा भी खाया और जब किचन में जाने लगी तो दाल रोटी पर जरूर ध्यान दी। नतीजा दूध उतरने लगा और बच्चे का पेट भी भरने लगा, जिससे सुमन दिन भर के काम की थकान के बाद रात को बच्चे के साथ भरपूर नींद लेती। बच्चा भी काफी समझदार था, जैसे माँ की परेशानी समझ रहा हो। माँ को छोड़कर कहीं जाता भी नहीं था, या कहें घर वालों ने भी उसका तिरस्कार किया। बच्चा प्रेम स्पर्श सब कुछ समझता है तो उसे सबकी भावना भी समझ में आती थी। जसराज का व्यवहार वैसा ही था, मारपीट भी बदस्तूर जारी था। एक तो कमजोर शरीर, उस पर से मारपीट। सुमन बार बार बीमार पड़ रही थी। बच्चे का जन्म दिसंबर में हुआ था, ठंड चरम सीमा पर थी। सभी रजाई में दुबके रहते और सुमन बच्चे का कछिया फलिया लेकर 5 बजे सुबह से लग जाती, क्योंकि बच्चे के उठने पर ये सब काम करना संभव नहीं था। दादी को कोई उसमें दिलचस्पी न थी। बच्चा रोए उसके पहले ये सारे काम करके निश्चिंत हो जाती, परंतु बर्फ जैसा पानी हाथ अकड़ जाते। पेट में दर्द, कमर में दर्द, मानो पत्थर बन जाता। एक दिन सुमन परेशान थी, कमर दर्द, पीठ दर्द और बुखार से। रात के 11 बज गए थे। खाना वगैरह बनाकर वो जसराज का इंतजार कर रही थी। 12 बज गए, जसराज आया। सुमन उबल उठी, ये समय है घर आने का, परंतु जवाब में जसराज का थप्पड़ उसके ऊपर पड़ा था। इतना तेज थप्पड़, गाली। सुमन पछाड़ खाकर गिर गई थी। तेरे गुलाम है क्या जो सफाई दे? हल्ला गो सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। कितनी जहर से भरी बातें, कितने लांछन, बार बार भाइयों के बुलाने की धमकी, न जाने क्या क्या। सुमन को समझ में नहीं आया कि आखिर उसने क्या बोल दिया। जसराज का थप्पड़ रुका नहीं था, लगातार पिटाई। सुमन ने अपनी संज्ञाहीन होते शरीर को संभाल पलंग की पाटी पकड़कर खड़ी हुई और अस्फुट स्वर में बोली, अब नहीं। और वह चिल्लाई, बस और नहीं। मैं यहाँ मार खाने के लिए नहीं आई। खिलाने का औकात तो है नहीं। मारना बहुत आसान है, जहां है वहीं रुक जाइए, परंतु जहां सारा घर एक तरफ हो तो अकेली जान क्या करे। जसराज के थप्पड़ रुक नहीं रहे थे, बल्कि और तेजी से मारने लगा। सुमन ने सोचा, मार नहीं खाना है, और जसराज के हाथों को मजबूती से पकड़कर उसने अपने दांत जोर से काटे। जसराज चिल्ला उठा, मैया गे, क्यों, दर्द हुई ना? इसी तरह मुझे भी होती है। आज से, अभी से अपने हाथ समेट के रखना। घर भर जसराज की तरफ लपका, डायन मेरे बच्चे को मार डालेगी। देवर भाई के हाथ में दवाई लगा रहा था। सुमन उसके बाद पूरी रात सो नहीं पाई। दोनों बच्चे काफी सहमे हुए थे। उन्हें थपकी देकर धीरे धीरे सुला दी। खुद बिना खाए चुपचाप पड़ी रही। जब जसराज ने भर पेट खाया और पीठ घुमाकर सो गया। दूसरे दिन सुमन ने किचन का कोई काम नहीं किया, शांत बैठी रही। जसराज खा पी कर चला गया, कोई बातचीत नहीं। सुमन तैयार हुई, अपने डॉक्यूमेंट समेटे, बच्चों को अपने दादा दादी के पास छोड़कर बाहर निकल गई। कई स्कूलों में गई और अपना इंटरव्यू दिया और वापस आई। सुमन के पास मोबाइल नहीं थे, अतः दूसरे दिन उसे फिर जाना पड़ा। उसका सिलेक्शन हो गया था। वह आत्मसम्मान से जिएगी, न पैसों से झुकेगी, न मार खाएगी। सुबह के काम की कसरत बढ़ गई, साथ में ताने भी बढ़ गए। कौन जानता है कहाँ जाती है, बैग टांग कर मास्टरनी स्कूल में बने। घर में जरूरत नहीं है, जैसे जहरीले शब्द उछलते रहते। परंतु सुमन ने सोच लिया, अभी चुप रहना है, जवाब अभी नहीं। बच्ची 1 में थी, बेटे के साथ स्कूल लेकर जाती, खाना बनाकर रख जाती। देवरानी ने हिसाब लगाया, आप सुबह शाम देख लीजिए, मैं दोपहर का कर दूंगी। सुमन बिना बोले सिर हिला दी। वैसे भी करना उसी को है, क्योंकि देवरानी 30 दिन में 20 दिन मायके में रहा करती। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते, लेकिन मोहल्ले में उसका सम्मान बढ़ गया था। कितनों ने सुमन से बच्चों को ट्यूशन के लिए कहा। सुमन ने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। अब सुमन को अपने खर्चे जसराज से मांगने की नहीं पड़ते थे। जसराज भी थोड़ा चुप हो गया था, लेकिन परिवार वाले अभी भी वही नजरिया रखते थे। देवल की गाली बहुत बढ़ गई थी। अगर सुमन कुछ बोलती तो
तो सारे सब के सब चढ़ जाते। जसराज बोलता, तू क्यों बोली? सुमन कट कर रह जाती। समय बीत रहा था, पैसे भी बच रहे थे। सुमन लगातार मेहनत कर रही थी। बच्चों को खुद से पढ़ाना, स्कूल जाना, खाना बनाना, ट्यूशन देना, इन सब के बाद सुमन के पास समय नहीं बचता। ऐसा नहीं था कि जसराज कमा नहीं रहा था, बहुत अच्छा कमा रहा था, परंतु अगर 10 रुपए भी सुमन उसके पॉकेट से निकाल लेती तो घर के सभी लोगों को पता चल जाता। इतना चिल्लाता। खैर, वह समझ चुकी थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। कुछ दिन बाद स्कूल की एक टीचर ने बताया कि बगल के शहर में एक स्कूल खाली है, जिसके लिए ऑनर दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे जान पहचान के, अगर तू चाहे तो बात करो। सुमन के सामने गोल्डन चांस था अपने आप को प्रूव करने का। वह तुरंत ही राजी हो गई। उसने अपने सहेली को बात करने को कहा। 1 हफ्ते बाद उसके टीचर ने बताया 5 लाख मांग रहे हैं। सुमन ने अपनी जमा पूंजी देखी। 3 लाख उसके पास सेविंग थे, कुछ गहने थे, यानी कि 4 लाख का इंतजाम उसके पास था। दूसरे दिन रविवार था। सुमन पिताजी की तबीयत खराब है कहकर दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। पंडित सूर्य नारायण दुबे को सच में फाजिल मार गया था। वे बिस्तर पर पड़ गए थे। मुंह टेढ़ा हो गया था। शरीर अब खुद से नहीं उठता था। मुंह से लार लगातार गिरता रहता था। अब वे चाहकर भी पंडिताइन को गाली नहीं दे सकते थे, मार नहीं सकते थे, बल्कि वे पूरी तरह से पंडिताइन के मोहताज हो गए थे। जब सुमन बाप को देखी तो दंग रह गई। साथ ही उसके मन में यह भावना उपजी, चलो अब मार नहीं खाएगी। सुमन ने दोनों बच्चों को मायके में छोड़ा और उस टीचर के साथ स्कूल देखने चली गई। स्कूल बस्ती के अंदर था। 2 कमरे नीचे और 2 कमरे ऊपर, एक छोटा सा ऑफिस, ब्लैक बोर्ड, सब कुछ, स्कूल टेबल, सब कुछ था। एक स्कूल चलाने के लिए सारा सामान। बातचीत के बाद तय हुआ कि सुमन 4 लाख अभी देगी और 1 लाख स्कूल खुलने के 6 माह बाद। किराया 6 माह तक नहीं लगेगा। अगर सुमन चाहे तो 11 लाख में पूरे जमीन के कागज के साथ साल भर में ले सकती है, नहीं तो मालिक दूसरे को बेच देंगे। सुमन ने सोचने का समय मांगा। घर आई, किससे सलाह करें? सभी उसके दुश्मन थे, पति भी अपना न था। अगर स्कूल नहीं चला तो क्या करेगी? बहुत से प्रश्न थे। माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा जब तक करोगी नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगी? सुमन को माँ ने कर्म का बुगुल बजाया। सुमन सतर्क हुई। अगले दिन ही जाकर मालिक से बातचीत कर कागज बनवाया। 10 दिन बाद सरस्वती पूजा थी। सुमन ने स्कूल का उद्घाटन का वही दिन रखा। तय समय के पहले स्कूल का रंग रोगन करवाया, कुछ पौधे लगाए। स्कूल झंडी पताकों से सज गया। माँ के हाथ से फीता कटवा कर स्कूल का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के दिन करीब 20 बच्चों ने एडमिशन लिया। एडमिशन मुफ्त था, परंतु इन सब बातों की जानकारी न तो जसराज को थी न ससुराल वालों को भी किसी। सुमन ने चुपचाप सारे काम को किया। पिता की बीमारी का बहाना उसके पास था। रविवार को कभी कभी जसराज आता भी था। सुमन ने जसराज को कहा कि पास में ही मुझे अच्छे वेतन पर शिक्षिका की नौकरी मिल रही है, मैं यहीं ज्वाइन कर लूंगी। जसराज ने आपत्ति जताई, पर सुमन अडिग थी। बच्ची का नाम कटाकर उसने अपने पास के स्कूल में नाम लिखा दिया। जसराज कुछ न कर सका। ससुराल में सुमन के इस कदम पर खूब हंगामा हुआ, पर सुमन टस से मस न हुई। इस बार ससुर ने उसका साथ दिया। कुछ दिन बाद वह अपने माँ के साथ रही, फिर वह अपने स्कूल में ही शिफ्ट हो गई। शिक्षकों की बहुत जल्द स्कूल के में बच्चे बढ़े तो शिक्षकों की संख्या भी उसने बढ़ाई। अनुशासन, सफाई, बागवानी, खेलकूद प्रतियोगिता, स्कूल सब कुछ में आसपास के स्कूलों में अव्वल था। साल लगते लगते स्कूल में बच्चे भर गए। सुमन के सामने रास्ते खुल गए थे। उसने जल्द ही स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री ली और मालकिन बन बैठी। तो ये थी सुमन की कहानी, उसके आत्मसम्मान की कहानी। उसके आगे जीवन खुशियों से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने रास्ते खुद चुने, खुद बनाए। जसराज के चंगुल से वह मुक्त थी। न तो रोज रोज की दाजी दाजी करना था, न गालियां सुननी थी, न मार खाना था। एक खुली हवा में सुमन सांस ले रही थी, जिसको पाने के लिए सुमन ने बहुत मेहनत की थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।